Now, dividend is a very important concept for you to understand from your real life point of view also. Now, Reliance Industries Limited, also known as RIL. All of you know about this company, Reliance. You all would definitely be knowing that right now, currently, Mukesh Ambani is the world's fifth richest man. फिफ्थ रिचेस्ट यानी दुनिया में सबसे मालदार लोगों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 इज मुकेश अंबानी. नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. ये सब तुम पढ़ोगे. पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है कि पब्लिक are the owners of this company or can become owners of the company. Now, public limited company में अगर owner बनना है तो you have to buy shares. तो ये मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है और वो शेयर्स का प्राइस 2000 प्लस हो गया. एक शेयर का भाव, एक शेयर ऑफ रिलायंस का प्राइस इज ₹2000 प्लस. आज का प्राइस मैंने देखा नहीं है पर 2000 रुपीज से ज्यादा है. तो मुकेश अंबानी के पास इसका मेजर शेयर होल्डिंग है. तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ओनर एंड अ पर्सन हु इज होल्डिंग इवन वन शेयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ को-ओनर or a owner of the company. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होता है उसका जो कैपिटल होता है it is divided into different parts which is known as, each part is known as share. share यानी हिस्सा. तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर, 20 पार्टनर, 50 पार्टनर मैक्सिमम, पर उससे ज्यादा पार्टनर ले सकते नहीं है. पर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने शेयर होल्डर बन सकते हैं. तो यहाँ पे पीपल बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी, ओके, ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. स्टॉक मार्केट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो फॉर कॉमर्स स्टूडेंट. अगर तुम ये चैनल देखते हो या तुम्हारे घर पे, तुम तो नहीं देखते होंगे, सीएनबीसी आवाज है, सीएनबीसी टीवी 18 है ना. ये जो चैनल है सीएनबीसी या जी बिजनेस, उसमें तुम जाओगे तो तुम रोज देखोगे कि नीचे ऐसे शेयर के प्राइसेस आ रहे हैं. Wait, I'll show you कि ये कैसा होता है CNBC. Hold on for a while, I'll show you on the net. तो मैं इंडिगो बेचूंगा, मेरा जो प्रेस स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 920 का. मैं इसमें 900 का पुट है, मैं सिर्फ यहाँ पे Can you see this all of you? करना चाहता हूँ. 900 का पुट सुबह में हमने बताया था मुझे. Yes sir. इनिशियली 900. Yes sir. 45 से ये जो प्राइस है ना वो शेयर्स के प्राइस है. और ये जो नाम है मारुति, मैक्स फाइनेंस, एमसीएक्स, माइंडट्री, फिर एमएनएम फाइनेंस यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये सब कंपनीज हैं, वो सब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं. दे आर ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. तो यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है वो उनके शेयर्स का प्राइस है. यू कैन सी ऊपर यहाँ पे दिया है निफ्टी बैंक, यू कैन सी टीसीएस 2200 रुपए, टेक महिंद्रा 667, okay, ICICI Bank 359. Can you all see this? All of you are able to see this? I'll pause it. Okay. You can see Axis Bank है यहाँ पे, IndusInd Bank है, State Bank of India है.
तो स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज के प्राइजेस आते हैं वो सब एक प्राइवेट, वो सब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। आज मैं इसमें से कोई भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूँ, शेयर यानी हिस्सा, तो मैं जाऊंगा मेरे स्टॉक ब्रोकर के पास, उसको बोलूंगा कि मेरे 5 शेयर रिलायंस के ले लो, 10 शेयर एक्सिस बैंक के ले लो, 15 शेयर एसबीआई के ले लो। तो ऐसे करके मैं वो शेयर्स अक्वायर करता हूँ ना। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो इज कि लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं, व्हाट इज द पर्पस टू बाय शेयर्स। ओके, नाउ द पर्पस टू बाय शेयर्स इज, पहला पर्पस है कि एप्रिसिएशन मिलता है। एप्रिसिएशन मिलता है यानी प्राइस राइज मिलता है। खरीदा 1000 में, 1200 रुपए हो गए, बेच दो, 200 रुपए का प्रॉफिट किया। खरीदा 100 रुपए में, 150 रुपए हो गए, बेच दो, 50 रुपए का पर शेयर प्रॉफिट हुआ। वन इज एप्रिसिएशन एंड अदर इज डिविडेंड। नाउ ये डिविडेंड क्या है? सी, शेयर्स यानी तुमने वो कंपनी में हिस्सा खरीदा, पता चल गया सबको, तुमने वो शेयर खरीदा। तो शेयर यानी तुम्हारा हिस्सा, किसमें हिस्सा? तो तुम्हारा हिस्सा है your share in the ownership of the company and your share in the profit of the company। यानी अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्रॉफिट किया तो उसमें भी तुम्हारा हिस्सा होना चाहिए। तुम बोलोगे मेरा मेरा भी शेयर है तो मुझे भी मेरा प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनका जब प्रॉफिट होता है तब वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में बांटना चाहते हैं, और उस प्रॉफिट का जो हिस्सा तुम्हें मिलता है या जो पब्लिक को मिलता है या जो शेयर होल्डर्स को मिलता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड यानी इट्स द शेयर ऑफ योर प्रॉफिट इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी which the company has decided to give it to their shareholders। तो पता चला what is dividend। यानी अब तुमने शेयर खरीदे हैं, कंपनी ने प्रॉफिट किया तो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा। अब रिलायंस के लाखों शेयर होल्डर्स है, तो कंपनी ने कहा कि हर एक शेयर पे हम ₹5 का डिविडेंड देंगे। यानी अगर तुम्हारे पास 100 शेयर्स है तो तुम्हें इंटू ₹5 यू विल गेट ₹500। तो ये ₹500 जो है वो क्या तुम्हें कैश में मिलेंगे? क्या रिलायंस कंपनी बोलेगी बॉम्बे आओ कैश लेके जाओ? तो कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर देगी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, या फिर कंपनी हमें चेक भेजेगी। तो इन शॉर्ट दिस डिविडेंड व्हाट वी गेट इज गोइंग टू कम इन आवर बैंक account। So whenever we receive dividend, our bank balance will increase. So we always write bank is the receiver। Now बैंक तो receiver हो गया, पर ये dividend हमारा क्या है? ये dividend जो है वो हमारा income है। तो we say second effect is dividend income earned। Is this clear all of you? लोग प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं? जब ऐसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी में कोई पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है? प्रॉपर्टी में पैसा इसके लिए इन्वेस्ट करता है क्योंकि एक तो उसको चाहिए एप्रिसिएशन, और दूसरा हो सकता है कि उसको चाहिए रेंट। तो एप्रिसिएशन तो होगा प्राइस में, पर उसके साथ रेगुलरली जो उसको मिलेगा उसको कहेंगे रेंट, जो उसका इन्वेस्टर का इनकम है। पता चला सबको व्हाट इज डिविडेंड ऑल ऑफ यू? सो इसका टू इफेक्ट जो है,
25th का रिसीव डिविडेंड ऑन शेयर 500, इसका इफेक्ट इज रिसीव डिविडेंड, यानी यू गॉट अ चेक which you will go to the bank and deposit, or in these days directly the money goes in your bank account. तो पैसा बैंक में गया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, so bank is the receiver. डिविडेंड हमारा इनकम है तो इफेक्ट बी इज डिविडेंड इनकम अर्न. अब तुम्हें सर्विस कम्स इन सर्विस गोज आउट लिखने की जरूरत नहीं है. Is this clear? You can directly write expense incurred, income earned, along with the name of that expense or name of that income. All of you understood what is dividend now? Any Yes. doubt? Okay. ये सब next year we have accounting for a public limited company. Shares क्या होता है, कैसे इश्यू करते हैं, उसका अकाउंटिंग कैसा होता है, ये सब सिलेबस में है. 12th स्टैंडर्ड में हम इसको डिटेल में देखेंगे. अभी के लिए इतना याद रखना कि डिविडेंड हमारा इनकम है, जो पैसा डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जाता है. Should we go to the next concept now? Okay, let's go to the worksheet. So dividend we have done. Now, acha, any doubt in worksheet 2? Any doubt in worksheet 2? Okay. देख लो वर्कशीट 2 में किसी को कोई डाउट है तो आई एम नॉट इन अ हरी टू रश फटाफट करो ऐसा नहीं है. डाउट है तो मुझे बताओ. गो थ्रू वर्कशीट 2. Sir, can you explain one time 26th number? Yes, surely I can do it. 26 ये salary paid by check. Sir, in worksheet 2, purchase 100 shares. Okay, yes, very good. I'll clear that doubt. Now 26 was connected with connected with 25th because ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हम शेयर्स खरीद रहे हैं. नाउ परचेज 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एट ₹900 ईच. नाउ शेयर्स यानी क्या, कोई शेयर्स क्यों खरीदता है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो लोग शेयर खरीदते हैं, लोग शेयर बेचते हैं. शेयर्स कम्स इन, शेयर्स गोज आउट. तो इफेक्ट ए, यू राइट व्हाट कम्स इन, shares comes in, or you can write shares of Reliance comes in. Now तुम स्कूल में देखना कि टीचर्स क्या कराते हैं फॉर शेयर्स, बिकॉज अब तुम्हें शेयर्स खरीदने तो यू कैन नॉट बाय शेयर्स बाय गिविंग कैश जनरली. सो व्हाट यू डू इज यू बाय शेयर्स बाय जनरली गिविंग चेक. राइट नाउ what we do is we consider it as we are giving cash, we are buying shares. तो हम ऐसा मानते हैं कि कैश दिया और शेयर्स ब्रोकर से हमने खरीदा. पर स्कूल के टीचर के साथ एक बार कंफर्म कर लेना. ओके, सो इफेक्ट बी विल बी व्हाट गोज आउट, कैश goes out. Now it is a cash transaction, so you can write over here cash transaction. Okay. Okay. Any other doubt in Acha Nishtha, is this doubt clear? Yes, sir. Okay. अगर तुम में से किसी ने ऐसा लिखा है कि बैंक इज द गिवर, ओके, तो भी वो करेक्ट है. यहाँ पे अंडरलाइन करना मत भूलना कि शेयर्स ऑफ रिलायंस कम्स इन एंड कैश गोज आउट. ओके, वर्कशीट 2 में एनी अदर डाउट? अच्छा, 28 में सैलरी चेक ऑफ 4500 टू राजू, उसमें डिड यू रिकॉर्ड द नेम राजू?
Did you record the name Raju? No, sir. No, because No, sir. सैलरी चेक No, दिया sir. यानी सर्विस मिला और चेक दिया सर्विस मिला तो खर्चा हो गया तो सैलरी एक्सपेंस इनकर्ड एंड वी आर गिविंग अ चेक सो बैंक इज द गिवर। Giver. अगर तुम लोग ने मेरा वीडियो लेक्चर देखा है तो तुम्हें ये सब कंसेप्ट्स क्लियर ही होंगे, अगर नहीं देखा है या देखा और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। नाउ लेट्स गो टू वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 में 1 to 7 में किसी को कोई डाउट है? वर यू एबल टू डू द 7th वन? सेवेंथ वाला एक बार सॉल्व किया है पर डाउट है। डाउट है, ओके। नाउ पहले आ जाओ तुम ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में ऐसा दिया है कि placed an order with Gaurav for supplying goods of ₹5,000. Now you know कि ऑर्डर ही दिया है, यहाँ पे कोई भी लेन देन हो रहा नहीं है, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, तो यू कैन राइट नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब हमने जब गौरव को ऑर्डर दिया फॉर सप्लाइंग गुड्स तब इट वाज अ नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि हमने सिर्फ वर्बली उसको कहा या एक मेल कर दिया कि भाई इतने के गुड्स मुझे सप्लाई करना। अभी कोई भी गुड्स आया गया, पैसा दिया लिया, कुछ भी हुआ नहीं है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब हमने जो ऑर्डर दिया था गौरव के पास वो गुड्स आ गए, तो गौरव सेंड गुड्स एज पर ऑर्डर। नाम दिया है गौरव पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमने उसको पैसा दिया, तो इफेक्ट ए गौरव सेंड गुड्स, तो सबसे पहले गुड्स आ गए हमारे हाथ में, सो व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, underline goods. Then now is cash going out? You think like this कि गुड्स तो आ गए पर क्या पैसा दिया? कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है, पर उसका नाम दिया है गौरव, तो हमें गौरव को फ्यूचर में पैसा देना है तो हमें गौरव का नाम लिखना पड़ेगा। सो गौरव कौन है? गौरव है गिवर ऑफ गुड्स। हु इज द गिवर? So who is the giver? गौरव is the giver. तो यहाँ पे ऑर्डर देख के नॉन इकोनॉमिक मत लिख देना, इट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। गौरव इज द गिवर, क्योंकि हमें उसको पैसा देना पड़ेगा तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ 1 to 7 is done. In the 8th one, you can see it's a combination of two transaction, because business में मैं किसी से खरीदता हूँ और किसी को बेचता हूँ, तो purchase goods of 22,000 from Desai Brothers and sold half of it to Patel and Sons. So effect A will be purchase goods, goods comes in, Desai Brothers are the givers. In second transaction, sold half of it to Patel and Sons. So Patel and Sons are the receiver. Goods goes out. Is this clear? Any doubt? Any doubt? Should I proceed now? Yes, sir. Okay. So now 1 to 10 में किसी को कोई डाउट है? No, sir. पेज नंबर 16 पे कोई डाउट है किसी को? सर नंबर 8 एक समझाओ ना। 8 समझाओ। 8 में there are two transactions. One is purchase goods of 22,000 from Desai Brothers, and that's why you can see I have given for first transaction A and B and for second transaction A and B. So for the first one, purchase goods of 22,000 from Desai Brothers, ये एक ट्रांजैक्शन हो रहा है दीपा, और इसके बाद यही गुड्स हमने किसी और को बेचा तो वो दूसरा ट्रांजैक्शन हो रहा है।
तो पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स कम्स इन. नाउ यहाँ पे नाम दिया है पर ऐसा नहीं दिया है कि हमने उसको पैसा दिया है. सो goods comes in, Desai brothers are the givers. Is this clear? First you understood? Yes, sir. Now sold half to Patel and Sons. Half goods Patel and Sons को बेचा, तो Patel and Sons are the receiver. Goods goes out. Got it now? Yes. Okay. Page 16. Any other doubt? Come to page 17. So 29. Okay. Page 17, 29. 17 पहला कर लेंगे आपने. पेज 17 में किसी को डाउट है? 15. Sorry? 15, sir. Okay, 15. Now paid fire insurance premium. Now insurance is basically a different subject altogether, and people even make a career in insurance sector. Now fire insurance premium यानी क्या है? अच्छा, why do we take insurance premium? Why do we pay insurance? Why do we take insurance? Is because we want to protect ourselves from certain unexpected problems or unexpected damages or unexpected risk. Okay, so insurance where we have taken for our shop for fire. So in case अगर fire हुआ, मेरा goods damage हो गया, तो मैंने insurance भरा है, तो मेरा जितना भी loss है, that I can claim from the insurance company. Now I am paying fire insurance premium 1000 for the shop by check. तो ये मेरा expense है. You directly write effect A, fire insurance premium expense incurred, and effect B, you paid by check. तो बैंक से पैसा गया, तो बैंक is the giver. Understood this, Tithi? Yes, sir. Okay. अच्छा, आजकल ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो लोग कोरोना का इंश्योरेंस कराते हैं, नोन एज कोरोना रक्षक एंड कोरोना कवच. ये मैक्सिमम 9.5 महीने का इंश्योरेंस मिलता है. अगर तुम लोगों ने नहीं करा है तो करा लो. मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ. ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ जेन्युइन एडवाइस. ओके, मैं वो काम नहीं करता हूँ. तो तुम्हारे जो भी एजेंट हो उनसे यू कैन बाय दिस इंश्योरेंस. अब लोग क्यों ये इंश्योरेंस ले रहे हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं, हम एक्सपोज हो रहे हैं, तो अगर हमें ये वायरस लग गया तो मेडिकल का बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है. तो उसके लिए दे टेक अ कवर, दैट इज नोन एज कोरोना कवच और कोरोना रक्षक. वैसे ही हम शॉप में फायर का इंश्योरेंस लेते हैं, नेचुरल कैलामिटीज का इंश्योरेंस लेते हैं. ओके, चोरी का इंश्योरेंस लेते हैं कि दुकान में चोरी हो गया तो उसका इंश्योरेंस लेते हैं. अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस है. You will see this in detail in your subject business organization or organization of commerce. Okay. Any other doubt? Sir, 22. Yes, I was going to come to that. Purchase weights and balances. Now weight and balance એટલે શું? वो तराजू देखा है तुमने? ओके, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो इसको हम डेड स्टॉक भी कहते हैं. डेड स्टॉक यानी एक बार खरीदा है, हम उसको कुछ बार बार नहीं खरीदने वाले हैं. और वो जो वजन का काटा है वो सालों साल चलता है. इट इज जस्ट लाइक अवर असेट. तो here you can write weight and balances comes in and cash goes out. Okay, that's it. It's also known as dead stock. तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है डेड स्टॉक. ओके, सोफा सेट में सबने फर्नीचर लिखा है. डोंट राइट सोफा सेट कम्स इन, राइट फर्नीचर कम्स इन. मुहूर्त एक्सपेंस, हमने नया शॉप खोला है तो उसका मुहूर्त किया है, तो इसका जो खर्चा है इट कैन ऑल्सो राइट मिसलेनियस. मिसलेनियस એટલે परचुरन खर्चा, छोटे छोटे खर्चे. ओके, ऐसे खर्चे जो बार बार अभी नहीं होने वाला है, एक ही बार हो गया एंड अमाउंट इज वेरी स्मॉल, so that is known as miscellaneous.
also known as sundry, also known as petty. अलग अलग नाम है. पेटी એટલે પેલી પેટી નહીં ઉચકવાની પેટી, ઓકે, પેટી અને સ્મોલ. अच्छा. Now 25th, were you able to do it? 25th. 25th में did you apply your mind? जिन्होंने खुद नहीं किया है, कॉपी किया है होमवर्क, या जिन्होंने डायरेक्टली वीडियो लेक्चर देख के कर लिया, दिमाग अप्लाई नहीं किया है, ध्यान देना प्लीज. withdrew from bank for shop expense ₹700. now इसका मतलब क्या है कि तुम बैंक में गए और तुम्हारी दुकान में कुछ खर्चा करने के लिए तुमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया. एट दैट टाइम क्या तुमने खर्चा कर दिया? हैव यू इनकर्ड द एक्सपेंसेस? अभी तक खर्चा हुआ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कुछ खरीदना था तो तुम गए बैंक के एटीएम मशीन में, तुमने कार्ड इंसर्ट किया, कैश ले लिया. अब तुम्हारा प्लान था कि ये कैश से तुम शॉपिंग करोगे, पर जब तक तुम शॉपिंग नहीं करते हो तब तक कैन आई से दिस इज योर कैश ऑन हैंड? Yes, sir. तो at this point of time, what transaction is happening is you went to the bank, you withdraw for something, but whenever you are withdrawing this money, at that time cash comes in your pocket, so cash balance increase and bank balance decrease. So effect A, cash comes in, effect B, bank is the giver. Yes, sir. Proceed. Proceed. Okay. 25th के बाद 29th, ये सब मेरे वीडियो लेक्चर्स में भी है, ओके, बट स्टिल आई विल रिपीट दिस इन फ्रंट ऑफ यू इन लाइव सेशन 1-to-1. बैंक, देना बैंक ने क्रेडिट किया 300 बैंक इंटरेस्ट. नाउ ये बैंक इंटरेस्ट क्या है? सी, बैंक में जब तुम पैसा रखते हो, अच्छा पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बैंक. अच्छा ये बैंक क्या है? कौन बताएगा मुझे व्हाट इज अ बैंक? कौन बताएगा मुझे व्हाट इज अ बैंक? बैंक એટલે શું? कोई नहीं. સર हाँ बोलो मन. સર બેંક કે છે કે જ્યાં બધા પોતાના પૈસા સેફલી મૂકી શકે. વેરી ગુડ. बैंक એટલે એ જગ્યા જ્યાં બધા પોતાના પૈસા સેફલી મૂકી શકે. એટલે આપણે ઘરે રૂપિયા ના મૂકીએ, કેમ કે ઘરે રૂપિયા હોય તો ચોર આવે તો રૂપિયા તો લઈ જાય, પણ ઘણીવાર it can affect us also, like चोर आया, चोर ने हमको मारा, चोर ने खून कर दिया, तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, तो लोग क्या करते हैं, वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. ओके हर्ष, यू वांट टू से समथिंग? Sir, may I say something? या प्रणव बोलो बेटा. Sir, बैंक में આપણે પૈસા મૂકીએ તો we get interest for keeping the money in the bank. એક્ઝેક્ટલી. ઘરે આપણે કેશ રાખશું તો obviously it's money, it's not going to multiply on its own. okay now तो हम वो पैसा क्या करते हैं, बैंक में रखते हैं, तो हमको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है. यस, वेरी गुड. नाउ मेरा एक क्वेश्चन है तुम सबको, तुम लोग सोच के हाथ रेज करना. आई विल आस्क यू टू गिव द आंसर कि ये बैंक का धंधा क्या है, बैंक पैसे कैसे कमाता है, बैंक ये सेवा करता है क्या, बैंक हमें ये फैसिलिटी देता है, बैंक कमाता कैसे है? कोई चैरिटी नहीं करता बैंक. सिर्फ ये दो ही लोगों को आंसर पता है इसका. ओनली 2 people. जागो कॉमर्स के स्टूडेंट्स, जागो. सिर्फ 3 out of 44, only 3. सर नेटवर्क ना લીધે સંભળાય નહીં, ફરી બોલો. हम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, पैसे कैसे बनाने हैं ये सब सीखना है हमें कॉमर्स में. चलो बहुत सारे लोग आ गए मार्केट में, बढ़िया बढ़िया. बस इतने ही लोग. ओके चलो, दिस टाइम लेट रुचि गिव अ रिप्लाई.
या रुचि? सर वो लोग हमारे पैसे कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हमारे पैसे? इन्वेस्ट करते हैं। वो हमारे पैसे कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, कैसे? जैसे वो कहीं भी शेयर मार्केट जैसे कुछ में जिससे उनको प्रॉफिट मिले, फिर हमें प्रॉफिट हो सके। जैसे हमारा इंटरेस्ट बैंक में हमने पैसे रखे, हमको इंटरेस्ट देना है, तो वो लोग जो उनको प्रॉफिट होता है उसमें से इंटरेस्ट हमें देते हैं। नहीं नहीं, जरा फिर से बताओ ना, माइक अपने मुंह के पास रख के, मुझे क्लियरली नहीं सुनाई दिया बेटा। हम लोग जैसे बैंक में पैसे डाले तो हम्म, वो लोग बैंक वाले कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, और जो हम्म, वहां से फिर जो पैसे आएंगे हम्म। उसमें से हमको जैसे इंटरेस्ट देना होता है, और फिर वो सब होता है तो वो लोग हमको उसमें से उसमें से देते हैं। कमाएंगे, ओके। यानी फिर हमसे पैसा लेंगे, कहीं और पैसा रोकेंगे और उससे कमाएंगे। हाँ। अच्छा, बढ़िया, ओके। ओके, हेमा बोलो बेटा। जो हम ये, लोन लेते हैं तो हाँ, उसमें जो इंटरेस्ट भरना रहता है, वो इंटरेस्ट का जो पैसा प्रॉफिट होता है बैंक के लिए। ओके, बढ़िया। ओके, मैत्री। जो लोन लेते हैं वही वाला हेमा ने बोला वही वही। वाला, ओके, हाँ। ठीक ही। सर लोन वाला ही था। लोन वाला, ओके। धनश्री, बैंक कैसे कमाता है पैसा? કઈ મૂકી આ કેવી રીતે આયા એ શું કરું આ આપેલું છે ને આ धनश्री, बैंक कैसे पैसा कमाता है? अपना वीडियो ऑन करो। हाँ बोलो बेटा, बैंक कैसे कमाएगा? धनश्री, यस सर। बैंक कैसे पैसा कमाता है? You want to try? नो। ओके। बैंक में अकाउंट है तुम्हारा? यस। तो बैंक में जब हमने पैसा रखा है तो बैंक को एक बिल्डिंग रखना पड़ता है, बैंक को एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, बैंक के कितने सारे खर्चे होते हैं, और हमने तो जितना पैसा उधर रखा है उतने का उतना पैसा हमें जब चाहिए वापस मिल जाता है, प्लस बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देता है। तो बैंक नुकसान तो नहीं करेगा ना, तो बैंक कहीं से तो कमाता होगा ना पैसा। क्वेश्चन पता चला तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, तुम सोचो, तब तक मैं बाकी स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ। सर वो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में से करता है। तो कौन है ये? निष्ठा? यस। हाँ, क्या कहा तुमने? वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में से करता है। सिंपल भाषा में समझाओ ना। सर वो ऐसे नहीं है, हम बस कहते नहीं है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसी है, वहां से बैंक करती हो। नहीं, कमाएंगे कैसे? पैसा कैसे कमाएंगे? उधर उन लोगों ने हमारा पैसा रखा वहाँ पे, फिर वो लोग उनको इंटरेस्ट देते होंगे तो फिर हमें मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज में कमा सकते हैं कि डॉलर्स खरीदे डॉलर्स बेचे, ओके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो क्या है? बेसिकली इट्स अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग मनी इन इंडियन कंपनीज। तो वो तो हमारे बैंक में वो पैसा रख सकते हैं, बट बैंक कैसे कमाएगा उसमें? बैंक कमाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के वेरिएशन, यानी डॉलर खरीदा सस्ते में, डॉलर बेचा महंगा, ओके, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, प्रणव, प्रणव, you want to say something? Okay, जयदत्त बोलो बेटा। હા સર, બાય પ્રોવાઇડિંગ લોન્સ એન્ડ અને એ લોન્સ માંથી એ લોકો જે ઇન્ટરેસ્ટ અર્ન કરે એમાંથી. બરાબર છે સર પ્રણવ here. हाँ बोलो प्रणव। સર આપણે બેંક અકાઉન્ટ ખોલાવા જઈએ તો બેંક અકાઉન્ટ ને ખોલાવા માટે બી we need to pay some amount, તો એના રીતે બી राइट,
वी नीड टू पे सम अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, પણ એ તો આપણે જ્યારે જોઈએ ત્યારે પાછું પડી જાય આપણને. હેલો સર, એ તો મારા જ રૂપિયા છે, મારે અકાઉન્ટ બંધ કરાવી દેવો છે. ઓકે હિતાંશ બોલો બેટા. સર જે આપણે લોન લઈએ તો જે આપણે પૈસા પહેલા મૂકીએ બેંકમાં, બરાબર, તો જે એ લોકો જેને લોન આપે એ વધારે હાયર ઇન્ટરેસ્ટથી આપે અને આપણને ઓછા ઇન્ટરેસ્ટે પૈસા પાછા આપે. बराबर. ओके वेरी गुड. ओके गॉट इट. आई थिंक सबका आंसर मोस्टली यही है कि हमने बैंक को पैसा दिया. ओके समझ लो ये बैंक है ना, वो बिजनेस करता है पैसे का. यानी जैसे मान लो एक फर्नीचर वाला है जो फर्नीचर खरीदता फर्नीचर बेचता है, वैसे बैंक हमसे रुपया लेता है और वही रुपया किसी और को बेचता है, यानी बेचता है यानी देता है, और उसके सामने बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है. यानी हमारा पैसा बैंक में रखा है हमने, तो बैंक हमें मान लो कि 5% इंटरेस्ट देता है. तो बैंक जब वही पैसा किसी को लोन में देता है तो बैंक उससे 10% कमाता है. तो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम है इंटरेस्ट. अंडरस्टूड दिस? तो बैंक क्या काम करता है? बैंक पैसा लेता है, वही पैसा किसी और को देता है, जिसको पैसा देता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और हमारे पैसे पे बैंक हमको थोड़ा कम इंटरेस्ट देता है. यही बैंक का बिजनेस है. यू ऑल अग्री विथ मी? मेन बिजनेस. इसके अलावा भी बैंक पैसे कमाने के अदर सोर्सेज हैं, वो हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे हम डिस्कस करेंगे. नाउ यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन में बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, यानी बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक क्या मेरे घर पे आया कोई बैंक का एम्प्लॉय कैश लेके मेरे हाथ में? बैंक क्या करेगा? ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, उसमें मान लो मेरा 10,000 बैलेंस है, तो उसमें ही इंटरेस्ट 100 रुपीज का जोड़ देगा, तो अब मेरा बैंक बैलेंस हो जाएगा 10,100. तो ये कैन आई से 100 रुपीज मेरा इनकम हो रहा है? कैन आई से इट्स माई इनकम? मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, और एट द सेम टाइम मेरा इनकम भी हुआ. 100 रुपए मैंने बैंक को जो पैसा दिया था उसके ऊपर मेरा कमाई हुआ. तो यहाँ पे इफेक्ट ए इज बैंक बैलेंस इंक्रीज, सो बैंक इज द रिसीवर, एंड इफेक्ट बी इज interest is our income, so bank interest income earned. So you will give two effects, bank is the receiver and interest income earned. तो बैंक का सबको ये पता चल गया. अब बैंक है ना, जैसे हमसे इंटरेस्ट लेता है वैसे कितनी बार बैंक हमसे चार्जेस भी लेता है. बैंक कहता है कि तुम्हें चार्जेस देना पड़ेगा, चेकबुक का चार्ज देना पड़ेगा, चेक डिसऑनर हो गया तो उसका चार्ज देना पड़ेगा. तो इन दैट सिचुएशन बैंक हमको ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम्हारा बैलेंस है 10,100 तो यहाँ पे आओ और चार्जेस भरो. बैंक डायरेक्टली हमारे अकाउंट से पैसा कम कर देगा. तो चार्जेस होगा तो हमारा बैंक बैलेंस विल डिक्रीज. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो बैंक जब चार्जेस हमसे कलेक्ट करेगा तो हमारे लिए खर्चा हो रहा है और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है. समझ में आ गया सबको? हाँ बोलो. क्रेडिटेड मतलब क्या? बैंक क्रेडिटेड यानी बैंक क्या करता है, जब हम डेबिट क्रेडिट सीखेंगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि बैंक क्या करता है. हमारा अकाउंट जो बैंक में है उसमें क्रेडिट साइड लिखता है, तो उसको हम कहते हैं बैंक ने क्रेडिट किया. तुम कैसे याद रखना, तुम अभी बेसिक सीख रहे हो, बिगिनर्स हो अकाउंट में, तो इतने टेक्निकल टर्म में अभी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है. तुम ऐसे याद रखना, बैंक ने क्रेडिट किया यानी बैंक में ये पैसा आया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा. जैसे ही बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक इज द रिसीवर. गॉट इट? यस. ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर वर्कशीट. You can see 30th transaction over here. इसमें पेड बैंक चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है, तो बैंक चार्जेस एक्सपेंस
incurred, और बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो गया, तो बैंक इज द गिवर. Is this clear, all of you? Is this clear, all of you? Yes. Okay. Yes. Any other doubt? Any other doubt? Okay. Now 18th हो गया, पेज 18 में. पेज 19 में किसी को डाउट है? सर 35 एक बार समझा ना. कौन सा 35? 35 सर 34B 44 पर आओ, पहला 35. Oh, 35th is a very interesting transaction. Okay, 35th. A tone currency note of ₹100 was exchanged for ₹90. Now ये actually legal नहीं है, पर ऐसे लोग होते हैं. तुम सिटी में जाओगे मांडवी एरिया में, तो वहां पे ऐसी फटी पुरानी सॉइल्ड नोट का लोग बिजनेस करते हैं. वो रास्ते पे बैठे होते, और वो नोट जो बैंक एक्सेप्ट नहीं करता वो तुमसे ले लेते. तो 100 रुपए का फटा हुआ नोट तुमने एक्सचेंज किया और उसके बदले तुम्हें 90 रुपए मिले, तो कितने का नुकसान हुआ? 10 rupees. तो यहाँ पे Loss is incurred. expense is incurred. We will say loss is incurred. सर फटा हुआ नोट लेगा. Cash goes out. हाँ, and cash goes out. हाँ, ऐसे लोग करते हैं. ऐसे मैंने खुद देखे सिटी में कि नहीं लेकिन बट सर लॉस इज इनकर्ड क्यों लिखा है? एक ही सेकंड, सब एक साथ बोलेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, तिथि बोलो भाई, क्या? Sir, what comes in my loss is incurred? नहीं, बेसिकली वी आर गेटिंग सम. सी ये क्या हो रहा है यहाँ पे? एक तो तुम्हारा 100 रुपया पूरा ही यूजलेस हो गया था, उसके सामने 10 रुपए में 10 रुपए का खर्चा करके तुम्हें 90 रुपए बचा लिए. तो बेसिकली यू आर गेटिंग अ सर्विस और फैसिलिटी फ्रॉम सम पर्सन. उसके लिए तुम उसको 10 रुपए का चार्ज दे रहे हो. तो व्हाट कम्स इन, इट इज बेसिकली अ सर्विस कम्स इन. सर तो प्रॉफिट नहीं हुआ. प्रॉफिट કઈ થયો? નુકસાન થયું બેટા. તો એ જો નોટ છે 100 ની, એમાંય કામની નહીં. આપણે આપીને 90 રૂપીસ એક્સ્ટ્રા લીધા. અરે પણ 100 રૂપિયા જે તારા આગળ હતા એ વરસાદમાં ભીના થઈ ગયા, તો 100 રૂપિયા તારા નુકસાન થયું કે ફાયદો થયો? નુકસાન. તો પછી તો એ 100 રૂપિયા એ બદલે તને 90 મળ્યા, એટલે નેટ તને 10 રૂપિયાનું નુકસાન થયું. પણ એ 10 રૂપિયા કોને આપ્યા? તે એ મની ચેન્જરને આપ્યા. તો તારી માટે શું થયું? તે કોઈ બેનિફિટ અવેલ કર્યો, સર્વિસ અવેલ કરી, એના એને 10 રૂપિયા લીધો. ખ્યાલ આવ્યો? હા. Okay, is this clear now? All of you understood? Yes, sir. Okay, now 34 34. 33 and 34. Yes. I was expecting this doubt. 34 is credit sale 10,000. Now, obviously you will say, sir, credit लिया है पर नाम नहीं दिया है. नाम नहीं दिया है but clearly mention किया है क्रेडिट में बेचा, यानी पैसा मिला नहीं. तो इफेक्ट भी तो हमें पता ही है, बेचा गुड्स तो गुड्स goes out. But at the same time किसने ये रिसीव किया उनका नाम लिखना पड़ेगा. अभी नाम Customer. So we can write customers or we can write debtors are the receiver. ये debtor creditor क्या है? अभी मैं तुम्हें टर्मिनोलॉजी में कराता हूँ. सॉरी, are the receiver. Receiver. Yeah, receiver. Okay. क्वेश्चन का मतलब ही पता नहीं चला. किसका? क्वेश्चन का मतलब ही पता, ये और 33 दोनों का. ये मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर ऐसा दिया है 33 कैश सेल 7,000, तो कैश वर्ड है इट, यानी हमने कैश में बेचा. तो क्या बेचा? गुड्स बेचा. क्या आया? कैश आया. तो कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट.
सिमिलरली 34 में क्रेडिट सेल है, तो अब गुड्स बेचा पर पैसा मिला नहीं क्योंकि ये क्रेडिट में था। अब नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर जो बिजनेस कर रहा होगा वो तो नाम लिखेगा ही, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख देते हैं कस्टमर और डेटर्स आर द रिसीवर। ओके ओके ओके, नेक्स्ट किसको डाउट है? 44 किसका डाउट था? 44 वो 44 नहीं 34 था। 34 ओके, 34 हो गया। Any other doubt over here? Done? Okay, now, Yes, sir. now we do some terminologies today. सबसे पहले ओके, बिकॉज अभी हमने ये डेटर क्रेडिटर डिस्कस किया है, डेटर किया है, तो मैं पहले ये तुम्हें एक बार समझा देता हूँ कि ये डेटर कौन है। डेटर, नाउ सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किसी का भी नाम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों लिखते हैं। हम तभी उसका नाम लिखते हैं अगर हमें किसी से पैसा लेना बाकी है या किसी को पैसा देना बाकी है। फॉर द फर्स्ट टाइम किसी का नाम हमारे बुक्स में कब आएगा? जब हम उधार पे कुछ काम करेंगे, when there is a credit transaction. Now when we are selling goods on credit, when there is a credit sales, so what happens is goods are going out and someone is the receiver, तो हमें उसका नाम लिखना पड़ता है। तो डेटर कौन है? डेटर्स आर आवर कस्टमर, डेटर्स आर आवर कस्टमर्स। कौन से कस्टमर्स? हम हर एक कस्टमर का नाम बुक्स में नहीं लिखेंगे, हम उसका ही नाम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। टू whom we have, to whom we have sold goods on credit. So who are debtors? Debtors are our customers to whom we have sold goods on credit. Similarly, creditors. Who are creditors? Creditors. Now, To give money. creditors, wait. Creditors are suppliers. Suppliers. Supplier यानी कौन? जैसे डेटर्स आर अवर कस्टमर जिसको हम बेचते हैं, क्रेडिटर्स आवर सप्लायर्स यानी हम जिससे हम खरीदते हैं। क्रेडिटर्स आर सप्लायर्स फ्रॉम whom we have purchased goods on credit. Now, as you can see, यहाँ पे credit है। क्यों credit है? Because इन लोगों का नाम तभी हमारे बुक्स में आएगा अगर हमें इनसे पैसा लेना बाकी है या उनको पैसा देना बाकी है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? याद रह जाएगा ये डेफिनेशन? प्रिया प्रजापति, समझना पड़ेगा। प्रिया क्या कर रहे हो? यस सर। ध्यान दो बेटा, इधर उधर क्यों फाफे मार रहे हो? यस सर। ओके, ये सब इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। क्या कर रहे थे बाय द वे? सर बात कर रही थी। किससे? चाचू है रूम में। कौन है? चाचू है। ओके, अभी थोड़ा ध्यान दे दो, लेक्चर के बाद आराम से बात करना, ठीक है? मल्टीटास्किंग इतना मत करो, दिमाग पे ज्यादा जोर आ, अभी इस पे फोकस करो। ओके, सॉरी सर। या मानव? हाँ सर, मना खा पड़ी આગળ। માનવ શું લખ્યું છે? જરા મને વાંચીને સમજાવો ને બેટા।
customers to whom we have sold goods on credit. એટલે શું? We have sold goods. Customers જેને આપણે બધા goods ઉધારમાં વેચ્યા વેચ્યા છે એને આપણે શું કહીએ? એને આપણે કહીએ ડેટર. ઓકે, ડેપ્ટર નહીં, ડેટર. બી સાયલેન્ટ છે, ડેટર. ઓકે, આપણે ઉધારમાં વેચ્યું અને પૈસા ના મળ્યા તો જેને ઉધારમાં વેચ્યું એને આપણે ડેટર કહીએ. તો ક્રેડિટર કોણ છે? જેની આગળ આપણે ઉધારમાં ખરીદ્યું છે. ફ્રોમ whom we have purchased goods on credit. ખ્યાલ આવી ગયો? હા સર. Okay, now I'm going to once again revisit this term for you. Asset. Now asset यानी क्या? सबको पता ही है asset यानी क्या? We have discussed before. Asset यानी something which you own, यानी जो तुम्हारा है, something on which you have a right to use, and something on which you have a right to recover. Something which you own, यानी जो तुम्हारे नाम पे है, जो तुम्हारा है, वो तुम्हारा asset है. Something on which you have a right to use, जैसे कि vehicle तुम जो use कर रहे हो उसका पूरा right तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको दिया है. चाबी लाके दे दिया कि ये तुम्हारा, भले वो तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है नहीं, या फिर राइट टू रिकवर. नाउ आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा 2 टाइप्स ऑफ असेट्स. पहला टाइप है नॉन करंट असेट. नॉन करंट असेट यानी क्या? असेट्स विच आर देयर इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. For a longer period of time. इसको हम कहेंगे नॉन करंट असेट. इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं as of now, because you are a beginner in accounts, fixed assets. Fixed assets or non-current asset, or also known as long-term assets as per your textbook. Now, fixed asset are those assets which are there in the business for a longer period of time. Now, जैसे ये है तुम्हारा नॉन करंट या फिक्स्ड असेट, सेकेंड कैटेगरी ऑफ असेट्स आर नोन एज करंट असेट्स. नाउ जैसे नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स which are there in the business for a longer period of time. वैसे you have now current assets. जैसे non current है वैसे दूसरा कैटेगरी है current asset. Now just before we go for this this current asset, okay, I'll just remove it for a while. Let me give you some examples of non-current asset. Example of non-current assets are land and building. You can write this with me. Furniture and fixture. फिक्सचर यानी वो फर्नीचर जो फिक्स हो गया, जैसे विंडोज है, जैसे डोर्स है जो फिक्स हो गए. ओके, देन मशीनरी. मशीनरी में हम ऐसा भी लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट એટલે છોડ नहीं, ट्रीज नहीं, पौधे नहीं. प्लांट यानी वो मशीनरी का प्लांट होता है ना, उसको कहते हैं प्लांट. सो प्लांट एंड मशीनरी. देन व्हीकल्स. Then investments. Now investments current भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं. अभी के लिए हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्वेस्टमेंट्स में क्या आता है? फिक्स्ड डिपॉजिट है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है.
ये सब डिटेल में मैं कराऊंगा इन कमिंग लेक्चर्स। लिख लो सब। तुम्हारे घर पे जो बिल्डिंग है जहाँ पे तुम रहते हो वो एक फिक्स असेट है, नॉन करंट असेट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, तुम्हारे घर पे सब इक्विपमेंट्स है, व्हीकल्स है, इन्वेस्टमेंट है, यू कैन ऑल्सो से कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। नाउ सबको ये पता चला नॉन करंट या फिक्स असेट्स क्या है। ओके, नाउ वी गो टू करंट असेट। ध्यान देना, आप करंट असेट क्या है? सर एक डाउट છે નોન કરંટ એસેટ માં। हाँ बोलो बेटा। સર આમાં એક્સ્ટ્રા મટીરિયલ માં નોન કરંટ એસેટ ના એક્ઝામ્પલ માં કેશ અને ડેટર્સ પણ લખેલું છે। नॉन करंट में ये करंट में છે। ના સર, ફિક્સ્ડ એસેટ માં કેશ અને ડેટર્સ પણ લખેલું છે। हाँ कई जगह છે? अपना मटीरियल में છે। પેજ નંબર 2। હા हाँ, वो एक्चुअली છે ને પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે। એ જે સેકન્ડ છે ને એક્ઝામ્પલ સ્ટોક કે જે કોમા જે છે ને એમાં થોડું ટેક્સ્ટ ચેન્જ થઈ ગયું છે ભૂલથી। हाँ, ये मिस्टेक એટલે પીડીએફ કન્વર્ટ કરવામાં મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે। એને તમે ચેન્જ કરી દો ને। ગુડ, યુ પોઇન્ટેડ ઇટ આઉટ। પ્લીઝ ચેન્જ ઇટ। This debtors and cash will come over here. So I'm removing it. Here it will come. Debtors and cash. Okay. See, you can see ke fixed assets kaya che. Like they are all building machinery, furniture, vehicle, but they are purchased not for resale, helping running the business and benefit available for a long time. Okay, now let's go to current asset. Now, current asset यानी क्या? क्या current asset यानी वो asset है जो current से चलते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो व्हीकल है, व्हीकल वो तुम्हारा फिक्स असेट है या करंट असेट है? वो तो हर जगह घूमता है, वो कहाँ फिक्स रहता है? लेकिन वो लॉन्ग पीरियड के लिए तो रहता है ना। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी ओनरशिप तो फिक्स ही है ना। सॉरी, ओनरशिप तो फिक्स ही रहती है उसकी। ओनरशिप नहीं, नो Titi, that's not the right answer. I'll tell you why. Okay, just hold on. Now see, व्हीकल जो है भले वो मूव होता है पर उसको हम एक फिक्स असेट ही कहते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये जो चेयर है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ ये भी मेरा फिक्स्ड असेट है। ये फिक्स इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बिकॉज इट इज देयर इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई उसको कहते हैं फिक्स। तो करंट असेट क्या है? ध्यान दो, करंट असेट, नाउ द वर्ड करंट इटसेल्फ मींस, अगर तुम करंट का सिंबल देखोगे ना डायग्राम, तो करंट का सिंबल ऐसा रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। यानी करंट असेट्स आर दोज असेट्स whose values keep on changing. For example, तुम्हें जो तुम्हारे पेरेंट्स ने पॉकेट मनी दिया, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 500 का नोट दिया एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, क्या वो 500 का नोट एज इट इज रहता है? नो। जैसे जैसे तुम खर्चा करोगे 500 will become 490, 450, 400, 300, 200, 100, 0. Then again पेरेंट्स ने पैसा दिया तो अगेन 200 रुपए दिया तो 200 हो गया। तो कैश जो है, कैश तुम्हारे पॉकेट में जो कैश है
उसका बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज होता ही रहता है as and when the transactions take place. तो बिजनेस में भी जो assets keeps on changing उसको हम कहते हैं करंट असेट, यानी उसका जो अमाउंट है, तिथि ध्यान आपसे प्लीज, उसका जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं रहता है। तुम्हारे पॉकेट में जो पैसे हैं वो उतने के उतने फिक्स नहीं रहते हैं, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज करंट असेट। आई विल गिव यू एग्जांपल, ध्यान देना। बिजनेस में ओनर कैश लेके आया, कैश से उसने गुड्स खरीदा, ये गुड्स उसने उधार पे बेचा किसी को, अजय को, तो उसको हम कहते हैं डेटर। फिर ये जो डेटर है उसने हमको चेक दिया, तो हमने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक से वापस पैसा उठाया तो कैश हो गया। तो कैन यू सी दिस साइकिल इन बिजनेस मूव्स वेरी फास्ट। कैश आया, गुड्स खरीदा, गुड्स उधार पे बेचा, हमारे कस्टमर ने हमको चेक दिया जो बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक से वापस पैसा उठाया। कैन आई से बिजनेस में ये साइकिल चलता ही रहता है। अगर कोई कैश में बिजनेस करता है तो कैश आया, गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, कैश आया, कैश गुड्स, कैश गुड्स, कैश गुड्स चलता रहता है। द बैलेंस ऑफ कैश और गुड्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। डेटर जिसको उधार पे बेचा, पहले उससे 10,000 लेना था, उसने 3,000 दिया तो 7,000 हो गया, वापस हमने उसको 5,000 का सामान बेचा तो अब हमें उससे 12,000 रुपए लेने हैं। तो यू कैन सी द बैलेंस कीप्स ऑन changing from time to time or from transaction to transaction. Such assets are known as current asset. Is this clear? All of you understood what are current assets? Yes. Yes, sir. So fixed asset और current asset का difference पता चल गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now there is a category known as tangible asset. Now what is tangible asset? Tangible assets are tangible assets यानी क्या? tangible है, visible है, हम जिसको देख सकते हैं अपनी आंखों से, ऐसे उसको टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं tangible या visible, या जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे ये मेरा लैपटॉप, अंडरस्टूड दिस, उसको हम कहते हैं टेंजिबल असेट। समझ में आया व्हाट इज टेंजिबल? बट जैसे टेंजिबल है वैसे है इनटेंजिबल असेट ऑल्सो। अब इनटेंजिबल असेट यानी क्या? Intangible. Have you heard of this movie known as Invisible Man? Have you seen this movie Mr. India? Yes, sir. उसमें क्या था? अदृश्य मानुष। Intangible यानी इनविजिबल, जो दिखता नहीं है पर है, एक असेट है। बिजनेस में assets help us to earn money. It helps us to make our business easier. जैसे हमारे घर पे assets है जो हमारा लाइफ इजी करते हैं। टीवी है तो एंटरटेनमेंट देता है, फ्रिज है तो फूड प्रिजर्व करता है, मिक्सचर है तो कुकिंग में हेल्प करता है, वॉशिंग मशीन है तो कपड़े धोने में हमें हेल्प करता है। तो वैसे ही इनटेंजिबल असेट है जो दिखते नहीं है पर वो बिजनेस में बहुत काम आते हैं। उसका पहला एग्जाम्पल है गुडविल। नाउ गुडविल यानी क्या? गुडविल यानी अच्छा इमेज, अच्छा रेप्यूटेशन, उसको हम कहते हैं गुडविल। अब मारुति कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है, गुडविल बहुत अच्छा है,
तो उससे क्या फायदा होगा मारुति कंपनी को? कोई बताएगा मुझे? कोई भी कंपनी का गुडविल अच्छा है तो उससे क्या फायदा होता है? हाँ बोलो मैत्री। डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी, कहने से ज्यादा लोग वो प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। यस। अच्छा, अगर मार्केट में किसी का गुडविल अच्छा है तो कहने से लोग उसको उधार में भी बेचना चाहेंगे क्योंकि इमेज अच्छा है, पता है कि ये विजय माल्या का भाई नहीं है। अग्री? यस। एक मेरे भाभी क्या पता चला? अगर गुडविल अच्छा है, तुम्हारा इमेज अच्छा है, तो लोग तुम्हें उधार बेचना चाहेंगे, अदरवाइज कोई तुम्हें उधार बेचना चाहेगा नहीं। तो गुडविल तुम्हारा रेप्यूटेशन है, इमेज है, जिससे तुम्हारा क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ता है, लोग तुम्हें उधार देना चाहेंगे, तो तुम ज्यादा सामान खरीद सकते हो। एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑफ योर गुड इमेज, people come to you and you get extra business. Understood what is goodwill? We have a chapter on goodwill in 12th standard. Now, एक है goodwill, दूसरा है patent. Do you know what is patent? पेटेंट यानी अगर मैंने कोई डिजाइन बनाया या कोई मैंने फॉर्मूला बनाया, कोई मान लो कि आज एक ऐसा मेडिसिन मैं बनाता हूं, ओके, कोविड-19 का, कि ये मेडिसिन तुम खाओ और कोरोना वायरस तुम्हें छू भी नहीं सकता है। कैन आई से आई विल बिकम अ मल्टी बिलियनर? ऑल ऑफ यू अग्री? यस। तो कुछ भी पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। पर जैसे ही मैंने ये दवाई मार्केट में लॉन्च किया तो कितने सारी दवाई कंपनी ने उसको कॉपी कर दिया, तो मेरे पास क्या प्रोटेक्शन है? तो मैंने तो जितना मेहनत किया, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, कितने दिनों तक मैं सोया नहीं, मैंने फुल मेहनत किया, पर अब मेरी मेहनत पानी में चली गई बिकॉज लोग उसको कॉपी करते हैं। तो ऐसा कोई डिजाइन है, ऐसा कोई फॉर्मूला है जो हमने बनाया है। if you buy any American goods, any item imported, you will see वहां पे लिखा होता है पेटेंट, रजिस्टर्ड पेटेंट नंबर सो एंड सो। अच्छा, डू यू नो कि तुम लोग जो विंडोज यूज करते हो वो दो टाइप के हैं, एक है लाइसेंस और दूसरा है पायरेटेड। पता है सबको पायरेटेड क्या है? यस सर। तो ये विंडोज कंपनी के लिए नुकसान है कि नहीं है? यस सर। तो पेटेंट यानी अगर कुछ तुम्हारे पास ऐसा फॉर्मूला है, कुछ टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल, हैव यू हर्ड ऑफ दीज कंपनीज मारुति सुजुकी, हीरो, होंडा? यस सर। नाउ ये कंपनी हीरो होंडा, जो एक टाइम पे हीरो होंडा था, अभी तो होंडा हो गया अलग, हीरो हो गया अलग। तो हीरो होंडा इसके लिए बना कि होंडा के पास टेक्नोलॉजी था, ओके, और हीरो मुंजाल्स के पास लोकल इंडिया का नो हाउ था, तो टेक्नोलॉजी उनसे लिया और बाइक्स बनाया। तो ये जो टेक्नोलॉजी लिया तो उसका रॉयल्टी देना पड़ता है, तो इसको टेक्नोलॉजी का रॉयल्टी उसको इसके लिए देना पड़ता है क्योंकि उसके पास उसका पेटेंट है। समझ में आया व्हाट इज पेटेंट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज पेटेंट? ओके। नाउ जैसे गुडविल है, पेटेंट है, तुम्हें ना कोई फॉरेन के टॉयज होंगे ना, तो उसके पीछे देखना, ऐसा लिखा हुआ होता है यूएस पेटेंट नंबर सो एंड सो, ओके, पेटेंट है। देन मेरे वीडियो लेक्चर जो है मैंने जो रिकॉर्ड किए हैं ऐप में है, इसमें ये सब मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। डू यू नो व्हाट इज अ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क यानी लोगो,
अब ये हमारा जो यूविल का लोगो है, ऐसा लोगो, यहाँ पे एक खोपड़ी है जिसके आगे घूम रहा है। नाउ ये जो लोगो है, क्या कोई और भी यूज कर सकता है इसको? क्योंकि ये हमारा ट्रेडमार्क है, हमने इसको रजिस्टर कराया है, तो ये भी हमारा असेट है। हमने जो नाम बनाया, हमने जो लोगो पॉपुलर किया, उसको कोई और यूज ना करे, इसके लिए मैंने उसको ट्रेडमार्क करा दिया। ये सब मेरा असेट है। आज मैं चाहूँ तो ये नाम किसी को बेच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इसका ट्रेडमार्क है। देन सबका राइट, कॉपीराइट। सबका राइट, कॉपीराइट। राइट। लाइफ में कभी कॉपी किया है? यस। बहुत। वेरी गुड, चलो ग्रेट, जेन्युइन, सेम ईयर। ओके, नाउ कॉपी। अब ये कॉपी करना, कॉपी यानी वो कॉपी नहीं कि सिर्फ एग्जाम में किया। कॉपी यानी तुम्हें कोई गाना अच्छा लगा तो तुमने क्या किया, ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर लिया। तुम्हें कोई मूवी रिलीज हुआ पर तुम्हें वो मूवी थिएटर में देखने जाना नहीं था, तो तुमने क्या किया, डाउनलोड कर लिया और उसको देख लिया। तो ये जो तुम कॉपी करते हो, डाउनलोड करते हो, क्या वो लीगली अलाउड है? नो सर। यस। नो। नो, इट इज नॉट अलाउड। कैसे अलाउड है? कौन बोला यस? इट इज नॉट अलाउड। इसको कहते हैं पायरेसी। पायरेसी यानी हमने कॉपी किया जो लीगली अलाउड है नहीं। तो कॉपीराइट क्या है? अगर कोई कंपनी ने टी सीरीज के पास कोई म्यूजिक एल्बम का राइट है तो वो ही उसका कॉपी बना बना के लोगों को बेच सकता है। अभी कुछ समय पहले YouTube पे अमित सर ने और अभिषेक सर ने एक वीडियो अपलोड किया। उसमें एक फिल्म का क्लिपिंग था, बाहुबली का। तो तुरंत YouTube पे आ गया कॉपीराइट का क्लेम। कॉपीराइट का क्लेम यानी कंपनी ने ऐसा बोला कि इसको तुम यूज कर सकते नहीं हो, इस पे हमारा अधिकार है। तो अगर कोई ऑथर है, वो कोई बुक लिखता है, कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर है, वो एक म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, कोई फिल्म बनाता है, तो उनके पास उसका कॉपीराइट रहता है। अगर कोई और इसको कॉपी करेगा, सॉफ्टवेयर, विंडोज का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट माइक्रोसॉफ्ट के पास है और कोई कॉपी कर सकता नहीं है। हम लोग कॉपी करते हैं, पायरेटेड यूज करते हैं, पर वो लीगली अलाउड है नहीं। पता चला व्हाट इज गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट? यस सर। तो ये सब हमारे इनटेंजिबल असेट। पता चल गया सबको? या बोलो। नॉलेज भी है। क्या नॉलेज? नॉलेज, हाँ, तुम्हारे पास ऐसा कोई नॉलेज है जिससे तुमने कुछ लिखा, कुछ बनाया, तो तुम्हें उसको डेफिनेटली कॉपीराइट करना चाहिए। नहीं मतलब वो इंटेंजिबल एसेट ही हुआ ना। हाँ, बट कैन यू, वो कौन, कैसे उसको वैल्यू करोगे? उसका कोई कानून थोड़ी ना है। तुम्हारे पास कुछ नॉलेज है, वो नॉलेज का फिर तुमने क्या उपयोग किया? शुभंकर, बुक लिखी या तो कुछ किया तो। हाँ, तो तुमने जब वो बुक लिखा, मैंने ये मटेरियल बनाया मेहनत करके, एक नया मेथड ढूंढा अकाउंट्स पढ़ाने का। अब ये अगर मेरा मटेरियल कोई वर्कशीट्स कॉपी करता है कोई, तो मेरे लिए तो लॉस हो जाएगा। तो मैं इसको जाके कॉपीराइट करा दूंगा कि कोई और कॉपी करेगा, मुझे पता चला तो उसके ऊपर केस। तुम्हें कोई बुक अच्छा लगा और तुमने उसका जेरोक्स निकलवा लिया तो वो लीगली अलाउड है नहीं। बुक ऑथर को, बुक पब्लिशिंग कंपनी को पता चलेगा तो वो तुम्हारे ऊपर केस कर सकते हैं। पता चला ना शुभंकर? यस। ओके, तो असेट्स में टुडे वी सॉ फिक्स असेट या नॉन करंट असेट।
देन करंट असेट क्या है पता चला, सबने वो डायग्राम बनाया था, कैश, गुड्स, डेटर्स, बैंक, कैश। यस सर। करंट असेट में जो असेट है वो उसका फॉर्म बदलता रहता है। वो पहले रोकड़ा था, करेंसी नोट्स था, तो करेंसी नोट से गुड्स आ गया, गुड्स हमने बेचा तो हमारा एक राइट हो गया किसी डेटर से पैसा लेना, किसी इंसान से। जैसे उसने चेक दिया तो पैसा बैंक में चला गया, जैसे बैंक से पैसा उठाया तो वापस वो बैंक बैलेंस कैश में कन्वर्ट हो गया। तो ये साइकिल है, वो बिजनेस में बहुत फास्ट चलता रहता है। तो कैश का बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है, जितना भी प्रोविजन स्टोर में गुड्स है वो भी बिकते हैं तो कम हो जाते हैं, नया आया तो बढ़ जाता है। डेटर्स है जिसको हमने उधार पे बेचा है, वो हमसे खरीदेगा तो उसका बैलेंस बढ़ जाएगा, वो पैसा देगा तो बैलेंस कम हो जाएगा। जैसे तुम फीस भरोगे तो तुम्हारा फीस का बैलेंस कम हो जाएगा। फिर बैंक में बैलेंस इंक्रीज, पैसा आया तो बैलेंस बढ़ा, पैसा गया तो बैलेंस गिर गया। तो ये सब को हम कहते हैं हमारे करंट असेट। नाउ असेट्स में और अगर क्लासिफाई करते हैं तो टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, ये सब हमारे फिक्स असेट की कैटेगरी में जनरली आते हैं। टेंजिबल यानी विच हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस, land, building, plant, machinery, vehicle, furniture, fixture, investments. But we also have in accounts intangible asset जो हमें बिजनेस में काम आते हैं, बिजनेस को इजी करते हैं, हम जिससे पैसे कमा सकते हैं। वो है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। पता चल गया तुम्हें ये सब टर्म्स? ओके ओके, सो आज का होमवर्क लिखो वर्कशीट में। Come to page number 21. Question 1, question 2, question 3, question 4. Question 1, question 2, question 1, question 2 and question 3. 3 question, not 4. 1, 2, 3. सर एग्जांपल्स में से पेज नंबर 21, यस एग्जांपल में से। इसमें तुम्हें होमवर्क में ट्रांजैक्शन लिखना है प्रॉपरली, कैश या क्रेडिट मार्क लिखना है उसके सामने, नीचे 2 क्वेश्चन और उसके इफेक्ट्स लिखने हैं। प्रॉपरली ये होमवर्क करना है। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए हैं, टोटल ओनली 27 ट्रांजैक्शन। प्लीज डू इट प्रॉपरली। इज दिस क्लियर? That's it for the day. So bye bye all. किसी को डाउट है तो you can wait.